अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ हल्की फुल्की इकोलॉजी की बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें हमें पता है, पढ़ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के जो लाइफ के लेवल्स हैं वो क्या हैं। तो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम जो एटम, देन मॉलिक्यूल्स और ये सब कुछ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बड़े लेवल पर बात करें तो स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड देन बायोस्फीयर। So the biosphere is huge, हमें पता है, which is why we usually study smaller divisions like biomes and ecosystem, ठीक है। बायोस्फीयर हमने डिस्कस किया था कि अर्थ का वो पार्ट, वो पार्ट जहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर इन लाइफ मौजूद है अलॉन्ग विद एबायोटिक फैक्टर्स, वो आपका बायोस्फीयर में आ गया। पूरे अर्थ पर जितना भी वो एरिया है, जो भी हिस्सा है, इसको आसान करने के लिए, पढ़ने के लिए हम जो है वो अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हम इसे बायोम्स और इकोसिस्टम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बायोम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिविजन्स कॉल्ड ecosystem. Biomes can be subdivided into smaller divisions, ठीक है। मतलब बायोम्स भी जो है वो मजीद और डिवाइड होगा इकोसिस्टम्स में। तो इंशाल्लाह फिर बायोम्स के ऊपर भी हम एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम आपको पता है। टू अंडरस्टैंड क्लियरली द नेचर ऑफ इकोसिस्टम, इट्स फंक्शनिंग शुड बी thoroughly understood. The function of an ecosystem is to allow flow of energy and cycling of nutrients. ये बात आपने पढ़ ली है कि आपके इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का जो है वो फ्लो रखना इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में। प्राइमरी फंक्शन आपका जो है वो इकोसिस्टम का यही है कि स्टार्च बनाना, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए स्टार्च प्रोड्यूस करना, ये इकोसिस्टम का पहला काम है। फिर दूसरा काम ये है कि इसको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस जो स्टार्च बना है इसको फिर क्या करना, आगे पास करना कंज्यूमर एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स तक वो फिर साइकिल को चलाना, ये भी इकोसिस्टम का फंक्शन है। तो फिर उसके बाद ये टर्शरी फंक्शन है कि ये इकोसिस्टम आपको एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो में जो है वो मददगार साबित होता है। फूड चेन जो है वो आपके इकोसिस्टम में ही एंड होती है। फूड वेब्स जो है वो भी सारे आपके इकोसिस्टम के ही काम है। फूड वेब्स को तश्कील देना, उन्हें परवान चढ़ाना आपके इकोसिस्टम का काम है। फूड पिरामिड्स आपने पढ़े, फूड पिरामिड्स में भी ये आपका जो है इकोसिस्टम का काम है, फूड पिरामिड्स को तश्कील देना, प्राइमरी, प्रोड्यूसर, देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सो ऑन। इसके अलावा डिकम्पोजिशन करवाना भी आपके जो है वो इकोसिस्टम का काम है। तो फूड को बनाने से लेकर उसके हाथ में और उसकी साइकिलिंग, ये तमाम काम आपके इकोसिस्टम के हैं। अच्छा, ये बायोम है, ठीक है। बायोम के ऊपर हम खैर पढ़ेंगे डिटेल में, ये वैसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो some people think there are 30 different types of biomes in the world, but here are few. Aquatic की बात अगर करें, aquatic biomes में आपके rivers, streams, lakes, intertidal zone, erratic zone, open sea zone, deep sea zone, estuaries वगैरह शामिल है। टेरेस्ट्रियल में आपका टंड्रा है, टेगा, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट। अच्छा, ये इकोलॉजिकल मेथड वो होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप इकोलॉजी करना चाह रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्कस करना चाह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को देखना चाह रहे हैं, उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं, उनका डेटा लेना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, उनके जो है वो देखना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा,
तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है। और रिसर्च आप कैसे करेंगे, यू यूज 3 बेसिक अप्रोचेस, वो होती है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन मॉड्यूलेशन। ठीक है, आप ये 3 चीज़ों को ये 3 आपकी कीज होती हैं जिनके इस्तेमाल से आप रिसर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ इकोलॉजी के लिए नहीं है, आप दुनिया की किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो यही आपका जो है वो बेंचमार्क होता है कि आपको पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, और फिर उनकी बेसिस पर आप मॉडलिंग करते हैं आने वाले वक्तों के लिए। इकोसिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एरियाज एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, ये बात हम कर चुके हैं डिस्कस। एबायोटिक फैक्टर्स आपके क्या है, एयर, वाटर, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, एलिवेशन, ह्यूमिडिटी, ये तमाम के तमाम के एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स एवरीथिंग लिविंग। ठीक है, कुछ भी जो जीता जागता हो वो आपका बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा। कुछ डेफिनेशन हैं, फॉर एग्जांपल बायोमास किसे कहते हैं, तो बायोमास रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया इन अ गिवन एरिया। ठीक है, बायोमास की अगर हम कभी बात करेंगे अपने लेक्चर्स में तो वो उसका मतलब ये होगा कि टोटल मास ऑफ लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया इन अ गिवन एरिया में टोटल जो उनका मास होगा वो तमाम का तमाम आपको बायोमास कहलाएगा। एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन इकोसिस्टम टू एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये एनर्जी फ्लो होता है। प्रोड्यूसर्स जो कि खाना प्रोड्यूस करते हैं, कार्ब्स स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो प्रोड्यूसर्स produce food in the form of carbs during photosynthesis. Consumers consumers eat food produced by producers. ठीक है, consumers can become energy for other consumers if they are eaten. अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, ईट फूड प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स आएगा यहाँ पे। डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोसेस का नाम डिकम्पोजिशन कहलाता है। बायोडिग्रेडेशन क्या होती है, द एक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म को अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है तो वो फिर बायोडिग्रेडेशन कहलाएगी। Decomposers change waste and dead organism into usable nutrients. Decomposers कौन है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में, दोबारा इन्वायरमेंट में लेकर आ रहे हैं एज द न्यूट्रिएंट्स, एज पोटेशियम, नाइट्रोजन और कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर प्रोडक्ट्स, ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स होती है ज़मीन की फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आपके दोबारा ज़मीन में आते हैं, ड्यू टू साइक्लिंग। और ये साइक्लिंग कौन करता है, ये डिकम्पोजर्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, यूज एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू फ्यूल द असेंबली ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आसान अल्फाजों में वो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट से एनर्जी हासिल करते हैं, यानी सन से सनलाइट को इस्तेमाल में लाते हुए फूड प्रोड्यूस करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दिए फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फिर कार्ब में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, दे ईट प्लांट्स ओनली। कार्निवोर्स क्या होते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं। कार्निवोर्स कैन ईट बोथ। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स एंड अदर डेड मटेरियल्स, मिसाल के तौर पर अर्थवॉर्म, स्नेल्स, क्रैब्स वगैरह। ठीक है, ये जो है वो चंक्स पीसेस को खाते हैं, डेड एनिमल्स के ऊपर जाते हैं, डेड बॉडी किसी प्लांट की हो या किसी एनिमल की हो, और फिर चंक्स खाना शुरू करते हैं। ठीक है,
डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, डिकम्पोजर्स डेट्रीवोर्स की बात आते हैं। डिकम्पोजर्स बड़ा डेड पार्ट नहीं खा सकते। डिकम्पोजर्स वो जो डेट्रीवोर इसको छोटे छोटे जो है वो पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद जो है वो डिकम्पोजर्स का काम शुरू होता है। अच्छा, निश और कम्युनिटी इंटरेक्शन। निश क्या होता है? द रेंज ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस इन विच अ स्पीशीज लिव्स एंड द वे द स्पीशीज ऑब्टेन्स व्हाट इट नीड्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अच्छा स्टूडेंट, एक होता है हैबिटाट और एक होता है निश। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस यहाँ पर समझने की कोशिश करें। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी बायोडाइवर्सिटी में से ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी इकोसिस्टम होगा, उस इकोसिस्टम में वो जगह जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा, उसका घर बेसिकली, तो वो होता है हैबिटाट। ठीक है, अब उस हैबिटाट के साथ साथ ही पैरेलल चल रहा होता है निश। और निश क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। निश वो जगह होती है जहाँ ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ उसको कंपटीशन भी मिलता है, जहाँ उसे ताउबुन भी मिलता है, जहाँ पर ज़िंदगी आसान होने के भी फैक्टर्स मौजूद होते हैं और ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ लें कि sometimes said to be the combination of the organism's habitat and profession in the ecosystem। प्रोफेशन जो है वो आपके निश में आएगा और आपका घर जो है वो आपके हैबिटाट में आएगा। ठीक है, घर में आप सुकून में होते, कोई मसला नहीं होता। प्रोफेशन पे आपको आपकी जॉब पर आपको जो है वो अपना पोटेंशियल शो करना पड़ता है, आपको सरवाइव करना पड़ता है, वहाँ आपके पास चैलेंजेस होते हैं। वहीं से अगर वो चैलेंजेस आपने फुलफिल कर दिए तो ही आपको खाना मिलेगा, तो ही आप जी सकते हैं। तो इसी तरह निश और हैबिटाट में भी यही चीज़ है। निश कंटेन 3 एस्पेक्ट्स। रिसोर्सेज, ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आपकी निश में मौजूद होती है जो आपने हासिल करनी होती हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स में एबायोटिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बायोटिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। यू विल नीड बोथ ऑफ देम। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ नीड बोथ ऑफ देम। उसको एबायोटिक फैक्टर्स भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए और बायोटिक फैक्टर्स भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। Tolerance, the ability of a species to survive and reproduce under a range of environmental conditions. The ability of a species to survive and reproduce under a range of environmental condition। अब देखें, टॉलरेंस तो आप आसान अल्फाजों में भी समझते हैं क्या होता है। तो हर वक्त तो माहौल साजगार नहीं होता ना, कभी कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसी तरह वो कम ज़्यादा में भी आप सर्वाइव कर जाते हैं, दैट इज टॉलरेंस। यानी एक ऑर्गेनिज्म की एक जो है वो इंसान को ले लें, ठीक है, ह्यूमन होमोसेपियन को ले लें, उसकी एग्जाम्पल ले लें। तो जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारा, रूम टेम्परेचर, हमें वो चाहिए अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर कभी बहुत गर्मी हो जाए तो भी हम जी रहे हैं, कभी बहुत सर्दी अगर हो गई, बर्फबारी भी हो जाती है, बर्फ़ भी जम जाती है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, सूरज नहीं निकलते हैं महीनों महीनों, तो वो भी जी जाते हैं। तो वो टॉलरेंस होती है आपकी। तो और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी हर तरह की टॉलरेंस रेंज होती है। ऑक्सीजन की अलग होती है, टेम्परेचर की अलग होती है, पानी, न्यूट्रिएंट्स, इन तमाम चीज़ों की एक टॉलरेंस होती है। तो ये पॉपुलेशन है, लो हाई रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल, और ये मॉडरेट, यानी सब कुछ नॉर्मल होगा ना, हर चीज़ मुतवाजन होगी, मॉडरेट होगी, सब कुछ लिमिट में होगा। यानी पानी भी सही मिल रहा है, नमक भी सही मिल रहा है, फॉस्फोरस भी सही मिल रहा है, और जो है ऑक्सीजन भी सही मिल रही है, सो ऑन। तो फिर आपकी जो है वो पॉपुलेशन देखें बिल्कुल यहाँ पर है, मैक्सिमम ग्रोथ पर है। ठीक है, लेकिन कभी ये चीज़ें कम अगर हो गई तो भी ज़िंदगी चल रही है, और अगर ज़्यादा हो गई तो भी ज़िंदगी चल रही है। ये यहाँ पर बहुत, फिर हो जब टॉलरेंस रेंज ख़त्म हो जाएगी, फिर जो है वो अमवात शुरू हो जाएंगी।
ये ऑप्टिमम रेंज है, ये यहाँ पर भी टॉलरेंस है तो जी रहे हैं, यहाँ पर भी अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस यहाँ तक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, और लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस यहाँ तक है। हैबिटाट, जनरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, हमने ये बात डिस्कस कर चुकी है अभी। The ecological niche of an organism depends not only on where it lives but also on what it does. ठीक है, यानी कहाँ रहता है दैट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, क्या करता है, किस तरह रहता है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बाय analogy it may be said that the habitat is the organism's address and the niche is its profession, biological speaking. ठीक है, प्रोफेशन, और ये भी बात हमने डिस्कस की थी, घर और काम. यहाँ पर मजीद से लिखा हुआ है जॉब, नीचे द जॉब, और हैबिटाट और घर, एड्रेस घर. इन इमेज में आप अपने कंफर्ट जोन हैबिटाट से बाहर निकल कर आते हैं मैदान में, और वहां पर आपको और भी ऑर्गेनिजम्स का सामना करना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए, और फिर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है, जिसमें जितनी ताकत होगी वो उस निश में इतना ही अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा. A niche is determined by the tolerance limitations of an organism or a limiting factor. जाहिर है वहाँ niche है ही वो जगह जहाँ पर आपके पास resources मौजूद है, limiting factors मौजूद है, आपकी limitations है, tolerance दिखानी पड़ती है आपको, वो आपके niche में आएगा. Limiting factors क्या होते हैं? Any biotic or abiotic factor that restricts the existence of organism in a specific environment. ठीक है, कोई भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर होगा जो किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस को रोकेगा, इन्वायरमेंट में से बढ़ने से रोकेगा, से रिप्रोड्यूस होने से रोकेगा, ऐसे फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं. मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया पानी में मौजूद होता है, हमारे पीने के पानी में, और फिर हम उसे टेम्परेचर देना शुरू करते हैं तो वो किल होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनका लिमिटिंग फैक्टर है. टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है, और अब वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर उनके ऊपर काम कर रहा है, उनको लिमिट में ला रहा है, इनको बढ़ने नहीं दे रहा. अच्छा, ये एक फूड चेन है, जस्ट वन पाथ ऑफ एनर्जी, और एक जो है वो इंटर रिलेटेड फूड वेब है. एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, मोर देन वन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है. तो इस वजह से फूड वेब इज़ वेरी गुड. बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फूड वेब की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फूड चेन में तो अगर ये ख़त्म हो गया तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, ये प्राइमरी चीज़ ख़त्म हो गई, बेसिक चीज़ ख़त्म हो गई, प्रोड्यूसर ख़त्म हो गया, तो कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी सब खत्म हो जाएंगे. जब खाना नहीं होगा तो ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, इसके लिए खाना नहीं होगा, ये आप समझते हैं. फूड वेब में ऐसा नहीं है, फूड वेब में वी हैव चॉइसेस. अगर गोश्त ख़त्म हो गया है तो सब्ज़ी खा लो, सब्ज़ी नहीं मिल रही तो मछली खा लो, मछली नहीं मिल रही तो जो है वो क्या खा सकते हैं आप, दालें खा लें. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी हो जाती है, और इस तरह फूड वेब इज़ गुड, और आप सर्वाइव करते रहते हैं. ये एक डेजर्ट का फूड वेब है. यू कैन सी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर आपकी कैक्टाई है, कैक्टस इज सिंगुलर, कैक्टाई प्लूरल. कैक्टाई के ऊपर डिफरेंट प्लांट ईटर्स प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर उनके ऊपर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. ये फॉरेस्ट बायोम का फूड वेब शो किया गया है, फूड चेन शो की गई है. फॉरेस्ट बहुत डाइवर्स होता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है. ग्राउंड लेयर है, अंडर स्टोरी लेयर है, कैनोपी लेयर है. अच्छा, वहाँ तो ट्रीज ही इतने ज़्यादा जो है वो डाइवर्स होते हैं कि इनमें भी लेयर्स बनी हुई होती है. ग्राउंड लेयर है, अंडर स्टोरी है, कैनोपी लेयर है, अपर लेयर है, और हर लेयर पर हर अलग अलग तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स आपके पाए जाते हैं. एक अलग इकोसिस्टम बना हुआ होता है, इकोसिस्टम विद इन इकोसिस्टम.
ये सॉइल का फूड वेब है। थैंक यू क्लास।